थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस वीडियो। पिछले वीडियोस में प्रीवियस पेपर किस तरह सॉल्व करें ये डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद आज से हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के टॉपिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। और न सिर्फ सीटैट के लिए बल्कि आप देखेंगे कि हम डीएसएसबी को ध्यान में रखते हुए भी इन वीडियोस को प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, समझदारी इसी में है कि आप जब सिलेबस सेम है, जितने टॉपिक सेम है सीटेट में भी और आपके प्राइमरी टीचर के सिलेबस में भी, तो बेहतर है कि अभी आपके पास वक्त है तो आप उसको उतना ही प्रिपेयर करें। थोड़ा सा आपको और ज़्यादा प्रिपेयर करना है जिससे कि दोनों तरफ का मामला आपका ठीक हो जाएगा। आप हाथों हाथ जो है वो डीएसएसबी के लिए भी तैयार कर रहे होंगे। तो आज जो हम जिस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बिहेवियरिज्म। जी हाँ, व्यवहारवाद। देखिए, पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से मैं बता दूं कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पीआरटी 2017 में डीएसएसबी 4 सवाल ऐसे थे जो डायरेक्टली बिहेवियरिज्म से रिलेटेड थे, सीधे तौर पर जो व्यवहारवाद से संबंधित थे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो इनडायरेक्टली अगर आपको व्यवहारवाद के बारे में डिटेल में पता होता तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते थे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप ये जान लें कि व्यवहारवाद आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना रेलेवेंट है। सीटेट में भी आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जब देखेंगे, नज़र उठाएंगे, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो या यूपी टैट हो, दूसरे टैट हो, आपको व्यवहारवाद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न नज़र आ जाएंगे कि, और ऐसे प्रश्न भी नज़र आएंगे कि आपको व्यवहारवाद के बारे में अगर मालूम है तो आप उनको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शन आप वहाँ एलिमिनेट कर पाएंगे। ये रेलेवेंस जो है या यूटिलिटी जो है, अगर हम बच्चों को भी बता दें ना क्लासरूम में जाने से पहले, जब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हों, तो अगर उनको बता पाएँ तो बच्चों का इंटरेस्ट अपने आप जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पैदा हो जाता है। इसीलिए आपको बताया गया। अब मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, विच थियोरी ऑफ लर्निंग इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। यानी इनमें से कौन सी थियोरी ऐसी है जो पूरी तरह से ऑब्जर्व किए जाने वाले बिहेवियर पर, यानी ऐसा व्यवहार जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, देखा जा सके, पूरी तरह उस पर डिपेंडेंट है। दूसरा सवाल आप देख रहे हैं, द लर्नर एज टेबुला रसा इज अ प्रिजम्पशन इन, यानी ये जो तबुला रस की जो प्रिजम्पशन है वो कौन सी थियोरी में है। और 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, उधर भी 4 ऑप्शन है, दोनों का आंसर बिहेवियरिज्म है। नीचे देखिए तीसरा क्वेश्चन, फिर से ये टेबुला रसा लैटिन वर्ड है, इसी पर पूछा गया कि कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट प्रपाउंडेड बाय। यहाँ उसका नाम पूछ लिया गया कि ये कॉन्सेप्ट किसने पहली बार दिया था। अभी हम जानेंगे, जब आप वीडियो सुनेंगे तो इसका आंसर भी हमें मालूम हो जाएगा। चौथा सवाल आप देख रहे हैं कि चिल्ड्रन लर्न अप्रोप्रिएट साउंड्स एंड वर्ड्स इन रिएक्शन टू देयर पेरेंट्स रीइंफोर्समेंट इज सजेस्टेड बाय विच थियोरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसका आंसर भी बिहेवियरिस्ट है। व्यवहारवादी जो विचारधारा है वही ये कहती है। इन चारों सवालों को आपको दिखाने का पर्पस बस इतना था कि एक अंदाज़ा आप कर लें कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक बार सरसरी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद के बारे में जानने के बाद, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन के बाद, उसका इतिहास, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। और हिस्ट्री जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एलिजिबिलिटी एग्जाम्स में आप देखेंगे, खासकर यूपी टैट में, सी टैट में भी इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तथ्यात्मक क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, जिसमें सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये पेपर किसने दिया, या ये टर्म किसने दी, या कंडीशनिंग का फादर कौन है, क्लासिकल कंडीशनिंग का फादर कौन है। इस तरह के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, या एक सवाल ये पूछा गया था डीएसएसबी में कि बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद जो मनोवैज्ञानिक स्कूल है, विचारधारा है, वो कहाँ पर और कौन सी सदी में, है ना, कौन सी सेंचुरी में जो है वो अपनी चरम पर थी, यानी बहुत ज़्यादा मशहूर थी। ये इतिहास के अंदर आप देख लेंगे। उसके बाद हम बेसिक अजम्पशंस देखने वाले हैं, यानी क्या मूलभूत मान्यताएं हैं जो व्यवहारवाद से जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक हैं, वो कौन सी मान्यताओं में विश्वास रखते हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपनी थ्योरीज को जो है वो पेश किया है, प्रेजेंट किया है। तीसरा, हम जॉन लॉक से दार्शनिक संबंध क्या है व्यवहारवाद का। जॉन लॉक देखिए 17th सेंचुरी के फिलोसोफर कह लें, पॉलिटिकल थियोरी भी इन्होंने दी है। एम्पिरिसिज्म हम जानते हैं, जी हाँ, अनुभववाद, मैं यहाँ जी, एम्पिरिसिज्म यानी अनुभववाद जो है, इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद चौथा है तुलनात्मक मनोविज्ञान यानी कंपैरेटिव साइकोलॉजी। इसका मतलब भी जानेंगे कि किस तरह से जो एनिमल्स पर स्टडीज़ की जाती हैं उनके रिजल्ट को ह्यूमंस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। ये जो हिस्सा है ये कंपैरेटिव साइकोलॉजी का है और व्यवहारवाद इससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है।
फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो थियरीज इससे निकल कर पैदा हुई हैं व्यवहारवाद से, क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों के बारे में, क्या क्या उसमें जो है इन लोगों ने रैट्स या पिजन्स वगैरह पर जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और इनकी क्लासरूम इम्प्लीकेशंस क्या हैं, किस तरह क्लास में इनको अप्लाई किया जाता है और किस तरह से परिवर्तन क्लासरूम में आ सकता है अगर इन थियरीज को अपनाया जाए। फिर इसके बाद फेमस जो बिहेवियरिस्ट हैं कुछ हमारे सामने, वॉटसन है, पेवलव है, टॉलमन है, गुथरी है, क्लार्क हल है, इन सब का जो है बिहेवियरिज्म से किसी न किसी तरह जो है वो रिलेशन है। हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो अब हम व्यवहारवाद जो ये विचारधारा है इसके इतिहास पर आ गए हैं। सबसे पहले देखिए, गौर करने की बात है, 1897 की बात है कि जब इवॉन पेवलव जो हैं उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट वो डॉग्स पर कर रहे थे जिसको उन्होंने पब्लिश किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे, वो एक रिसर्च कर रहे थे सैलिवेशन पर, यानी जो कुत्तों के मुंह से जो लार टपकती है खाना देने के बाद इन रिस्पॉन्स टू बीइंग फेड, यानी जब उनको खाना दिया जाता है, खाना उनके सामने रखा जाता है तो उनकी जो लार टपकती है उस पर वो उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था। इवॉन पेवलव जो है वो फिजियोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है वो, ये बात जहन में रखनी है आपको। इस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि ये कौन है। तो फिजियोलॉजिस्ट हैं, बेसिकली साइकोलॉजिस्ट नहीं है, डॉक्टर हैं, यानी कि आम भाषा में आप ये समझिए, तो जैसे हम फिजिशियन बोलते हैं आजकल। तो ये कुत्तों पर जैसा मैंने बताया एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनका प्रिडिक्शन ये था कि खाना सामने रखते ही डॉग जो है वो सेलिब्रेट करेगा, वो लार टपकाएगा, ये इनका प्रिडिक्शन था। लेकिन ये इसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से साबित करना चाहते थे। लेकिन इन्होंने एक हैरत की बात नोटिस की। जी हाँ, वो हैरत की बात क्या थी कि धीरे धीरे डॉगी ने लार टपकाना शुरू कर दिया जब जो असिस्टेंट खाना लाया करता था, जैसे ही वो उसके कदमों की आवाज़ सुना करता, तो उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि डॉगी ने न सिर्फ खाने के सामने आने पर, बल्कि जैसे ही वो आवाज़ सुनने लगता और उन कदमों की आवाज़ को, आहट को पहचान लेता और वाइट कोट वो देख लेता जो असिस्टेंट खाना सामने लाकर रखता था, उसने लार टपकाना शुरू कर दिया। तो यहाँ से एक थियरी का जन्म होता है, आगे चलकर जो क्लासिकल कंडीशनिंग में बदल जाता है, उस पर हम आगे चलेंगे तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। दूसरा, इसके बाद हुआ क्या, जो हम सही मायनों में व्यवहारवाद का इस्टेब्लिशमेंट मानते हैं वो जॉन बी वॉटसन से मानते हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहते हैं, व्यवहारवाद का पिता कहते हैं। 1913 की बात है, इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था और पूरे साइकोलॉजी के वर्ल्ड में जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में वो पेपर आ गया था, साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, यानी साइकोलॉजी को एक व्यवहारवादी किस रूप में देखता है, ये उस पेपर का नाम था। देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चंस का दौर है, पेपर का नाम भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा पेपर था, टाइटल क्या था। इनकी एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा चुका है कि ये स्टेटमेंट किसकी है। इन्होंने कहा था कि मुझे 1 दर्जन आप हेल्दी इन्फेंट्स दे दीजिए और मैं गारंटी देता हूँ कि किसी भी बच्चे को उठाऊंगा रैंडम और उनको ट्रेन कर दूंगा जो मैं बनाना चाहूँगा, जिसको डॉक्टर बनाना चाहूँगा डॉक्टर बना दूंगा, लॉयर बनाना चाहूँगा लॉयर बना दूंगा, और न सिर्फ इतना पॉजिटिव बल्कि चोर बनाना चाहूँगा चोर बना दूंगा, भिखारी बनाना चाहूँगा भिखारी बना दूंगा। यानी इनका कहना यह था कि सब कुछ जो है ना वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, और बच्चे को पैदाइशी तौर पर जीन्स में क्या कुछ मिला है हमें उससे मतलब नहीं है। हम अजम्पशंस जब आगे पढ़ेंगे, मान्यताएं पढ़ेंगे, तो ये बात ज़्यादा तफसील से डिटेल में आने वाली है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात और नोटिस कर लें कि 1920 से 50 के बीच में, यानी 1920 से 1950 के बीच का जो दौर है, उसमें जो मनोवैज्ञानिक ये विचारधारा थी, व्यवहारवादी विचारधारा, ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट था। जी हाँ, इन 30 साल सिर्फ बिहेवियरिज्म का चर्चा बहुत ज़्यादा रहा है। अब आगे चल रहे हैं हम मूलभूत मान्यताओं पर। बेसिक एजम्पशंस क्या हैं इस विचारधारा की कि जिस पर ये टिका हुआ है, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको डिटेल में और एक ही बार में इन डेप्थ में समझना चाहते हैं कि जिससे आइंदा आपको दोबारा से बिहेवियरिज्म को नए सिरे से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो ज़रूरी है आप बहुत ध्यान से इनको समझने की कोशिश करें। देखिए, कई बार हम पढ़ते हैं, मैं साथ साथ बताता चलूँ, किसी टॉपिक को हम पढ़ते हैं मगर पूरी तरह कवर नहीं करते, तो हम देखते हैं कि जब हम दोबारा उसको कुछ महीनों बाद या कुछ वक्त बाद लेके बैठते हैं तो हमें दोबारा फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम ही उसको पूरी तरह से समझ कर नहीं पढ़ा था। अगर पूरी तरह से फ़र्स्ट टाइम ही समझ कर पढ़ा होता तो आप देखते कि जब आप सेकंड टाइम उसको उठाते तो आपको सिर्फ रिवाइज करना होता और कुछ टर्म्स को, फैक्चुअल टर्म्स को, तथ्यों को याद करना होता, बाकी सब वैसे का वैसे ही रहता। बल्कि जितनी बार आप पढ़ते जाते उतनी बार आपकी समझ और गहरी होती चली जाती। इसीलिए ये बात जहन में रखें कि किसी भी टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को, संप्रत्यय को पढ़ें, पहली बार में ही उसको इस तरह से सेट कर दें अपने दिमाग के अंदर कि जब दोबारा पढ़ें तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो और गहरा हो जाए, पक्का हो जाए। ऐसा ना लगे आपको कि दोबारा से आप स्क्रैच से, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं।
पहला अजम्पशन, पहली मान्यता बहुत इंपॉर्टेंट कि ऑल बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट। यानी सारा का सारा जो बच्चे का व्यवहार है, आदमी का, इंसान का व्यवहार है, बिहेवियर है, वो सब कुछ वो कहाँ से सीखता है? इन्वायरमेंट से। यानी वातावरण ही मुख्य रूप से सब कुछ है। यानी इतना ज़्यादा सब कुछ है कि नियर एक्सक्लूजन ऑफ इन्नेट फैक्टर्स, यानी जो हमारे अंतर्निहित या पैदाइशी जो फैक्टर्स हैं, जो हमें पैदाइश में मिलता है जीन्स में, या हमारा जो ब्रेन है, उसको ये नियर एक्सक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। यानी ये समझ लीजिए कि बस वो उस सीमा तक पहुंच जाते हैं कि जहां वो उसकी महत्व को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। तो ये इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी एजम्पशन है, जिस पर ये टिका हुआ है कि सारा का सारा बिहेवियर वातावरण से सीखा जाता है। इसीलिए वॉटसन ने ये कहा था कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दीजिए, मैं जिसको जो आप कहेंगे उसमें बदल दूंगा, क्योंकि सब कुछ इन्वायरमेंट है। इननेट फैक्टर्स, अंदर के फैक्टर्स, आदमी के दिमाग के फैक्टर्स कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए सारा का सारा फोकस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किस पर आ गया? लर्निंग पर आ गया, अधिगम पर आ गया। क्यों? देखिए, हमने प्रीवियस पेपर्स में भी ये डिस्कस किया था। मान लीजिए एक बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है सीखने में, किसी कॉन्सेप्ट को सीखने में उसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो स्ट्रगल कर रहा है, लगातार स्ट्रगल कर रहा है। तो अगर आप मानते हैं कि इसको दिमागी तौर पर ये कमज़ोर है, तो आप उसके साथ मेहनत नहीं करेंगे, है ना। आप सोचेंगे यार नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये इसका IQ बहुत कम है। लेकिन अगर आप बिहेवियरिस्ट हैं या अगर आप इस विचारधारा से प्रभावित हैं, तो सारा का सारा फोकस आपका लर्निंग पर आएगा। क्या मतलब इस बात का? कि अब आप उसके दिमाग में क्या कुछ है, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, बल्कि आप कहेंगे नहीं, मेरे मेथडोलॉजी में कुछ गलती है, मुझे लर्निंग पर फोकस करना चाहिए, मुझे लर्निंग मेथड्स अपने इम्प्रूव करने चाहिए। ये सीख कर रहेगा, क्योंकि सब कुछ एक्सपीरियंस है, सब कुछ बिहेवियर है, सब कुछ जो है वो जैसा वातावरण मिलेगा वैसा वो सीख जाएगा। तो लर्निंग के लिए व्हाट इंपॉर्टेंट इज इन्वायरमेंट, ना कि उसकी इंटेलिजेंस, ना कि उसके इनेट फैक्टर्स। तो इसीलिए सारा का सारा फोकस लर्निंग को इम्प्रूव करने पर आ गया। इसीलिए आप देखते हैं कि उद्देश्यों को आपने देखा होगा, पहले लिखा जाता था कि बच्चा ये सीख जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें चेंजेस आए कि नहीं भाई, ऑब्जेक्टिव्स को, उद्देश्यों को बिहेवियरल टर्म्स में लिखो। ये लिखो कि बच्चा इसकी परिभाषा सुना देगा, समझ कर बता देगा, बच्चा इन दोनों में अंतर करके बता देगा, बच्चा इस लिस्ट में से संज्ञा को, दिए गए शब्दों में से संज्ञा को पहचान लेगा, विशेषण को पहचान लेगा। ये ना कहो कि संज्ञा की परिभाषा याद कर लेगा, क्योंकि इससे मालूम नहीं होता कि उसने याद कर ली या नहीं कर ली। तो फोकस लर्निंग पर आ गया। दूसरी अहम बात देखिए, इस अजम्पशन से, इस जो मान्यता है उससे जो पैदा हुई, वो ये कि वी लर्न न्यू बिहेवियर थ्रू कंडीशनिंग। यानी हम जो नया बिहेवियर है वो कंडीशनिंग से सीखते हैं। इनका मानना है कि जो कुछ व्यवहार हम सीखते हैं, जो कुछ लर्निंग हमारी होती है, वो एसोसिएशन से होती है, वो सहसंबंध से होती है, वो कंडीशनिंग से होती है, अनुबंधन से होती है। जी हाँ, क्योंकि सारा का सारा फोकस इनका एनवायरनमेंट पर है, और एनवायरनमेंट पर भी जो इनका मेथड है वो कहते हैं कि कंडीशनिंग ही सब कुछ है। यानी हम आगे डिटेल में देखेंगे कंडीशनिंग को, फिलहाल के लिए इतना जान लेना ज़रूरी है कि इनका मानना यह है कि नया जो बिहेवियर है वो कंडीशनिंग के ज़रिए, अनुबंधन के ज़रिए, एसोसिएशन के ज़रिए सीखा जाता है, एक्वायर किया जाता है। एक और विचारधारा मैंने बताया कि जिसका संबंध जॉन लॉक से है। ये मानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो ब्लैंक स्लेट होता है, वो टैबुला रासा होता है। ये ना एक लैटिन टर्म है। ये जो टर्म है, जिसके मैंने अभी आपको 2 सवाल दिखाए थे, इसका बड़ा चर्चा हुआ था उस दौरान। तो ये लैटिन फ्रेज है एक। देखिए, ज़रूरी नहीं कि इस पर सवाल पूछ लिया गया तो आइंदा कभी सवाल पूछा नहीं जाएगा। होता क्या है कि एक बार टर्म पूछ ली जाती है, उसको देने वाला पूछ लिया जाता है, तो तीसरी बार थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाँ, तो इसीलिए हमें कोई भी टर्म, फ्रेज एग्जाम में एक बार आ जाए प्रीवियस पेपर में, तो हमें चाहिए कि उसके बारे में हम थोड़ा इन डेप्थ और भी चीज़ें उससे जुड़ी हुई जान लें। तो ये जो हमने जैसा बताया था कि जो तबुला रस है, इसका जो संबंध है वो जॉन लॉक से है। ये जॉन लॉक जो 17th सेंचुरी, 1704 में इनकी डेथ हो गई थी। इंग्लिश यानी इंग्लैंड के ये फ़िलासफ़र हैं, पॉलिटिकल थियोरी इन्होंने दी है, लिबरलिज्म के लिए भी जाने जाते हैं, अनुभववाद के लिए भी जाने जाते हैं, कि सब कुछ जो कुछ हम सीखते हैं, इनका मानना है कि नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि नॉलेज जो है वो अनुभव से आती है। मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या कहना चाहते हैं? ये कहते हैं कि हम अपने सेंसेस के थ्रू जो एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, उसी से नॉलेज आती है। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग हैं जो एक रूम में बैठे हुए हैं, दोनों के पास कीज़ हैं, एक एक चाबी दोनों के पास है। पहला वाला कहता है कि मेरे पास चाबी है, मैंने इस चाबी से पहले इस दरवाजे को खोल रखा है और इसीलिए मुझे यकीन है कि मैं इस दरवाजे को इस चाबी से खोल दूंगा। दूसरा वाला कहता है चाबी मेरे पास भी है, लेकिन मैंने पहले दरवाज़ा खोला नहीं है, लेकिन मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं दरवाज़ा इस चाबी से दरवाज़ा खुल जाएगा। तो अब आप जान पाएंगे कि जो ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड नॉलेज कहलाई जाएगी, इसके अकॉर्डिंग वो पहले वाले पर्सन,
कि जो जिसने ताला खोल रखा है, जिसने एक्सपीरियंस ले रखा है, हो सकता है दूसरे वाले की चाबी से भी ताला खुल जाए, लेकिन हम उसको इतना महत्व नहीं देंगे क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो जॉन लॉक का मानना था कि नॉलेज कम्स थ्रू एक्सपीरियंस, कि नॉलेज जो है वो अनुभव से आती है। यानी, और एक बात क्लियर कर दूं मैं, अनुभव सिर्फ हमारा अनुभव नहीं बल्कि किसी और ने अनुभव किया हो वो हमें बता दे। जी हाँ, यानी सेंसेशन हो या रिफ्लेक्शन हो, दो चीज़ें हैं जिसको ये कह रहे हैं कि या तो सेंसेशन हो। सेंसेशन का मतलब क्या होता है? सेंसेस के थ्रू। देखिए, सेंसेस हम जानते हैं मेनली 5 सेंसेस हैं हमारे, सुनना, और इसी तरह आप देखते हैं आइज़ है, टच, स्किन है। तो ये सेंसेस के थ्रू जो कुछ हमें एक्सपीरियंस होता है उसे हम सेंसेशन कहते हैं। और जब हम उन सेंसेशन पर रिफ्लेक्शन करते हैं अकेले में बैठकर, या उसी वक्त जब वो सेंसेशन होता है, हम अपने थॉट प्रोसेस से उस पर सोचते हैं, विचार करते हैं, विचार मंथन करते हैं, तो वो कहते हैं सेंसेशन और रिफ्लेक्शन से ही नॉलेज जो है वो पैदा होती है। तो एक बात मैंने जो क्लियर की वो यहाँ कि सेंसेशन या अनुभव ज़रूरी नहीं हमारा ही हो बल्कि किसी और का भी हो, जिसने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया हो, खुद से एक्सपीरियंस किया हो, वो भी अगर हमें बता दे तो वो भी नॉलेज है। तो जॉन लॉक गेव द आइडिया ऑफ न्यूबॉर्न बीइंग tabula rasa, stating that a human has no prior knowledge and ideas at birth। यानी जन्म के समय वो कोरा कागज़ है, जैसा आप लिख देंगे वैसा वो बन जाएगा, इसीलिए जॉन वॉटसन ने ये कहा। तो जो बिहेवियरिज्म है उसकी जो फिलोसॉफिकल आप कह सकते हैं बैकग्राउंड जो है वो जॉन लॉक से जाकर मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनकी दूसरी जो मूलभूत मान्यता है वो ये है कि साइकोलॉजी शुड बी सीन एज साइंस, यानी साइकोलॉजी को विज्ञान के रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए, इससे पहले आप जानते हैं साइकोलॉजी की जो शुरुआत होती है, पहले साइकोलॉजी आपने पढ़ा है फिलोसॉफी का हिस्सा थी, लैब इस्टेब्लिश हुई, थोड़ा सा साइंस की तरफ इसका रुझान बढ़ा, लेकिन बिहेवियरिज्म ने पूरी तरह से साइकोलॉजी को साइंस के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश की। क्योंकि आप जानते हैं जो विज्ञान है, साइंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, और दूसरी चीज़ सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट। आप जानते हैं कि साइंस में दो ही चीज़ें हैं मेनली, कि या साइंस इज बेस्ड ऑन, कोई भी नॉलेज साइंस के नज़दीक नॉलेज तब बनती है जब वो ऑब्जर्व की गई हो, और वैसा, या फिर वो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जो है वो इस्टेब्लिश की गई हो, बार बार वो चीज़ ऑब्जर्व की गई हो कंट्रोल्ड कंडीशन में, फिर हम वो जनरलाइज कर देते हैं, वो नॉलेज बन जाती है। तो साइकोलॉजी को साइंस के रूप में प्रेजेंट जो किया था वो बिहेवियरिज्म ने किया था, इसीलिए इनका सारा फोकस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे। आपने वो क्वेश्चन देखा, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर यानी ऐसा बिहेवियर जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, सारा फोकस उस पर आ जाता है। ये कहते हैं भाई बच्चे के जहन में, दिमाग में जो कुछ चल रहा है हमें नहीं मालूम, वो जो कुछ करके दिखा रहा है ना, वो ऑब्जेक्टिवली, यानी कोई भी बंदा जो है वो ऑब्जर्व करे, सब के सब जो है वो एक ही बात बताएंगे, सबके सब जो है, यानी अगर मैं उस इंसिडेंट को ऑब्जर्व करूं, दूसरा ऑब्जर्व करे, तीसरा ऑब्जर्व करे, तो आप देखेंगे कि इसी को ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, कि आंसर सेम आए, या यूं कहें कि एक्सप्लेनेशन सेम आए, कि जो भी उस इंसिडेंट को होता हुआ देखेगा, उस बिहेवियर को होता हुआ देखेगा, एक बच्चा खाना खा रहा है तो देखने वाला यही बताएगा कि भाई खाना खा रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि साइकोलॉजी इज अ प्योरली ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। यानी दूसरी बात ये कहते हैं डिफाइनिंग वेरिएबल्स एंड डेफिनेशंस, यानी जो वेरिएबल्स और डेफिनेशंस हैं उनको ऑब्जर्वेबल टर्म्स में लिखा जाना चाहिए, मेजरेबल इवेंट्स में, यानी ऐसे इवेंट्स जिनको मेजर किया जा सके या ऑब्जर्व किया जा सके। दिमाग में जो कुछ चल रहा है या दिमाग से जिनका ताल्लुक है इनेट फैक्टर्स से, उन टर्म्स में उनको बयान मत करो, जैसा मैंने कहा था। इसीलिए जो है ऑब्जेक्टिव्स को, उद्देश्यों को बिहेवियरल टर्म्स में लिखने का सिलसिला टीचिंग लर्निंग में शुरू हुआ था। एग्जाम्पल भी दिया गया है। तीसरा है प्राइमरीली कंसर्न विद ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। जैसा मैंने कहा कि इनका जो मेन फोकस है वो उस बिहेवियर पर है जिसे ऑब्जर्व किया जा सके, ये कंप्लीटली इसी पर डिपेंडेंट है। ये कहते हैं कि कॉग्निशन, इमोशंस एग्जिस्ट। ये कहते हैं संज्ञान जो है, या जो संज्ञानात्मक विकास है बच्चे का, वो और इमोशंस जो है उसके जो वो एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन हम उन्हें साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते। इनका मानना है कि भाई साइंटिफिकली कैसे स्टडी करें, क्योंकि हम उन्हें ऑब्जर्व तो करते नहीं, लेकिन हाँ, जो कॉग्निटिव रीजंस की वजह से, संज्ञानात्मक कारणों की वजह से जो बिहेवियर आया, या इमोशंस की वजह से जो रोने का बिहेवियर आया, हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंदा तकलीफ में है या खुश है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये वो बिहेवियर, सिर्फ इसीलिए बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहिए। तीसरी अजम्पशन पर हम आ चुके हैं। देखिए, वीडियो लंबा हो रहा है मुझे मालूम है, लेकिन जैसा मैंने कहा, आप एक बार पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, इसके बाद आप सेल्फ स्टडी कर लेंगे। स्लाइड्स मैंने इसीलिए बनाई हैं कि वीडियो सुनने के बाद आप इन स्लाइड्स को स्टडी करें, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप रिवाइज कर सकें। किसी भी अजम्पशन पर सवाल पूछा जा सकता है, और जो भी बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद पर जो भी सवाल आएंगे आप देख लीजिएगा। अगर ये सारी अजम्पशंस आपको मालूम है तो अब आपको न तो थियोरी समझने में परेशानी होगी, और दूसरी जो थियोरीज़ है ना, कॉग्निटिव थियोरीज़ हैं,
या बेंड्यूरा साहब की थियरी है जिसका कनेक्शन बिहेवियरिज्म से मिलता है, आपको सब समझ में आने लगेंगी अगर आप ये असम्पशंस को समझ गए। तीसरी चीज़ जो है वो ये कहते हैं कि भाई लिटिल डिफरेंस, देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस एंड दैट इन एनिमल्स। यानी इंसानों और जानवरों में जो लर्निंग होती है उसमें बहुत कम अंतर है, उसमें बहुत कम अंतर है। इसी वजह से जो मैंने कहा था कंपैरेटिव साइकोलॉजी की तरफ जो है हम बढ़ने लगे थे। ये कहते हैं कि आदमी और जानवर के बिहेवियर में ना कोई गुणात्मक रूप से कोई अंतर नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक डॉग स्टिमुलस किसी उद्दीपन के पेश करने पर रिस्पॉन्स कर रहा है तो इनका मानना है यही बिहेवियर इंसान का भी होगा। और फिर ये कहते हैं कि अगर रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन मिलने पर अगर एक पिजन, एक कबूतर कोई रिस्पॉन्स दे रहा है ना, तो एक बच्चा, एक आदमी भी पुनर्बलित जब होगा, उसको पुनर्बलन दिया जाएगा, वो भी रिस्पॉन्स करेगा। तो कहते हैं गुणात्मक रूप से कोई परिवर्तन नहीं है दोनों के बिहेवियर में। इसीलिए इन्होंने क्या करा, रिसर्च करना शुरू कर। इन्होंने कहा कि भाई इसीलिए रिसर्चेज जो हैं वो जानवरों पर की जा सकती हैं। क्यों? देखिए, रिसर्च के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए आपको मालूम है कंट्रोल्ड कंडीशंस चाहिए होती हैं। जी हाँ, कंट्रोल्ड कंडीशंस, एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो ऐसे ही वातावरण में होते हैं कि जहाँ पर हम कई सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। यानी ताकि हम ये देखते हैं कि जो चर हैं, ऐसे चर हैं जिनका रिजल्ट हम देखना नहीं चाहते, कॉज एंड इफेक्ट नहीं देखना चाहते, जिनका हम उन्हें जो है हटा सकें। तो एक्सपेरिमेंट जब हम पढ़ेंगे तो उस वक्त देख लेंगे। तो हमें एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल्ड कंडीशंस चाहिए होती हैं, इसीलिए इंसानों पर, आदमियों पर वो कंट्रोल्ड कंडीशंस हासिल करना मुश्किल होता है। तो साइकोलॉजिकल जो इसीलिए एक्सपेरिमेंट्स हुए वो बहुत ज़्यादा जानवरों पर हुए। इसीलिए आप देखते हैं कि रेट्स और पिजन्स जो है व्यवहारवादियों के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा बन गए, यानी इन्हीं पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अब हम अपनी आखिरी अजम्पशन पर आ गए हैं कि बिहेवियर इज़ द रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। क्या मतलब है इस बात का? ये कहते हैं कि हर व्यवहार, प्रत्येक व्यवहार जो कुछ हम करते हैं, ये कहते हैं वो पैदा होता है किसी न किसी स्टिमुलस की वजह से। कोई ना कोई उद्दीपक ज़रूर होता है। यानी हर अनुक्रिया में, हमारे हर व्यवहार में, हमारा हर व्यवहार एक अनुक्रिया होता है, हमारा हर व्यवहार रिस्पॉन्स होता है किसी न किसी स्टिमुलस के लिए, किसी न किसी स्टिमुलस के प्रेजेंटेशन के बाद। तो इसलिए कहना क्या चाहते हैं, ये कहते हैं कि भाई कितना ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर हो, ऑल बिहेवियर चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, उसे ये रिड्यूस कर सकते हैं सिंपल टर्म्स में, और कोई ना कोई स्टिमुलस लाकर दिखा सकते हैं कि ये जो व्यवहार ये बंदा कर रहा है, इसके पीछे इस उद्दीपक का या इस उद्दीपन का जो है वो नतीजा है कि इसका ये व्यवहार हो रहा है। कहने का मकसद ये है, इनके मुताबिक हर व्यवहार पैदा होता है किसी न किसी स्टिमुलस की वजह से। हर व्यवहार किसी न किसी स्टिमुलस का, किसी न किसी उद्दीपन की अनुक्रिया होता है। कोई भी व्यवहार एग्जिस्ट नहीं करता विदाउट एनी स्टिमुलस, यानी कोई उद्दीपन ना हो और अनुक्रिया हो रही हो, व्यवहार हो रहा हो, ऐसा मुमकिन नहीं। और यही अजम्पशन जो है वो हमें लीड करती है आगे क्लासिकल कंडीशनिंग की थियरी की तरफ, जो कि रशियन जो फिजियोलॉजिस्ट है इवान पावलोव की तरफ से दी गई थी, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे, जिसमें हम क्लासिकल और ऑपरेंट यानी शास्त्रीय अनुबंधन और अपना सक्रिय अनुबंधन दोनों को देखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं रोक रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अगर आपने पूरा सुना है तो ज़रूर व्यवहारवाद की बुनियादी बातें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो बहुत ज़रूरी है आगे की सारी थियरीज़ को समझने के लिए, लैंग्वेज, यहाँ तक कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास की थियरीज़ को समझने के लिए भी ये ज़रूरी है। इतनी ये समझ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो। थैंक यू।